Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will dive into the world of deep sea mining. What is it? How does it work? Is it sustainable for our future? इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे इकोसिस्टम पे? सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं डीप सी माइनिंग क्या होता है। देखिए, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना हो, स्मार्टफोन को पावर करना हो, कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाना हो, मेटल्स जैसे कि कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया, ऐसे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो मेटल्स है ये पाए जाते हैं डीप सीज में। डीप सी मतलब कि सी के अंदर गहराई से, मतलब कोई भी ओशन है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके ऐसे मिनरल्स, ऐसे रिसोर्सेस, मतलब ऐसे मेटल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो उन्हीं डीप सी में पाए जाने वाले मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को हम कहते हैं माइनिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ से बहुत अंदर डेप्थ में जाके मिनरल्स को या मेटल्स को क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। दैट इज डीप सी माइनिंग। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिच नोड्यूल्स, सल्फाइड्स एंड क्रस्ट, कहाँ से? डेप्थ ऑफ ओवर 200 मीटर्स, मतलब 200 मीटर से ज़्यादा। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाके अराउंड 1500 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, इतना डेप्थ में जाके हम क्या करते हैं, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अगर इसमें मेथड देखिए तो कौन से रोबोटिक व्हीकल्स, मतलब जो AI बेस्ड व्हीकल्स जो रहते हैं उनका यूज़ किया जाता है टू कलेक्ट पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। अब वो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स क्या होता है, अजीब सा वर्ड लग रहा है। तो पॉली मतलब बहुत सारे, मेटलिक मतलब मेटल्स, ये हो गया आसान। पॉलीमेटलिक मतलब बहुत सारे मेटल्स से बने हुए नोड्यूल्स, मतलब एक ऐसे समझते हो कि पोटैटो लाइक शेप के कई सारे मेटल से बने हुए नोड्यूल्स रहते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत सारे पोटैटो जैसे दिखने वाले पत्थर रहते हैं जिसमें अलग अलग क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कई सारी। जैसे अगर हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें यूज़ किए जाते हैं, स्मार्टफोन में यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, तो उन मेटल्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। एम्प्लॉइंग AI कंट्रोलर मशीन एंड वैक्यूम पंप टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, मतलब हम इनका यूज़ करते हैं वैक्यूम पंप्स का मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और फिर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग इज डन ऑन सरफेस वेसल, मतलब जैसे ये सी है, कोई सा भी ओशन है, यहाँ पे एक सरफेस, जैसे मान लो यहाँ जहाज वगैरह खड़ा है, यहाँ से मशीन लगाएंगे अंदर, यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा इस पाइप से वापस उसे नीचे भेज दिया जाएगा। मतलब प्रोसेसिंग इज डन ऑन सरफेस वेसल, वेस्ट डिस्चार्ज इज ऑफन रिटर्न टू द सी, जो भी वेस्ट डिस्चार्ज रहेगा अगेन रिटर्न टू द सी। रिसोर्सेज टारगेटेड, मतलब कौन से रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज? तो दैट इज कोबाल्ट, निकल, लिथियम, मैंगनीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गोल्ड, कॉपर, जो कि EV, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे आइटम्स बन के मैन्युफैक्चरिंग में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। देखिए अगर हम इसे देखें, देखो जैसे यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे हमने मशीन लगाई, मतलब पाइप भेजा, यहाँ से क्या किया हमने, एक्सट्रैक्शन किया। देखो सल्फाइड डिपॉजिट है, ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स है, इनको हम यहाँ से खींच के वैक्यूम पंप से ऊपर लेके आए, यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हुई, और वापस जो वेस्ट था उससे हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे भी ये कई चीज़ों में किया जाता है। मतलब आपको कोई मिनरल्स चाहिए, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए भी करते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब ये जो वोल्केनो वगैरह इरप्ट होते हैं और उनके जो वेंट्स बने हुए रहते हैं, वहाँ पे भी कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी हम निकालते हैं। फेरो मैंगनीज क्रस्ट, मतलब जहाँ पे आयरन और मैंगनीज का जो क्रस्ट बना हुआ है, यहाँ से भी हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से लिया जाता है, प्रोसेसिंग होगी और वापस से वेस्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इनटू द सी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम देखें वर्ल्ड में तो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के अंदर रीजन है क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, मतलब ये क्लेरियन क्लिपर्टन जोन है। देखिए इस जोन को कहा जाता है क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ये पैसिफिक ओशन है, इसके अंदर लोकेटेड है, जहाँ पे बहुत वास्ट अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। ऑल्सो फाउंड नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड सी माउंट्स, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब जो वोल्केनो के इरप्शन होने के बाद जो जगह बन जाती है, वेंट्स बन जाते हैं, वहाँ पे सी माउंट्स जो रहते हैं वहाँ पे, तो कुछ प्लेसेस है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल, देखो टेक्निक्स जो है इसको निकालने की, मतलब एक्सट्रैक्शन करने की, अभी भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में है, नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हो रहा है और कुछ वर्क कर रही है। आर स्टिल एक्सपेरिमेंटल, मोस्ट ऑपरेशन रिमेन इन एक्सप्लोरेशन फेज।
देखो अगर हम करंट स्टेटस देखें अगर डीप सी माइनिंग का, तो कमर्शियल माइनिंग नॉट येट स्टार्टेड, जो कमर्शियल पर्पस से अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। अभी हम इस फील्ड को, मतलब ये डीप सी माइनिंग जो है इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वाले फेज में चल रही है अभी, मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि कैसे कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, कहाँ कौन कौन सी जगह पे कौन से मिनरल्स है, अभी ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन चल रहा है। ओनली स्मॉल स्केल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड, मतलब कमर्शियल यूज के लिए अभी मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन अभी यूज नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है। ISA रेगुलेशन पेंडिंग। देखो ISA कौन है? इंटरनेशनल सीबेड ऑथोरिटी, इंटरनेशनल सीबेड ऑथोरिटी। ये क्या है? देखिए UN क्लोज जो है, UN क्लोज क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज, मतलब जो सारा ओशन जो है, जो सारे सी है, उनके मैनेजमेंट के लिए एक जो बॉडी बनाई गई, जो मतलब सारे ओशन का मैनेजमेंट रखती है कि कहाँ पे क्या है, कौन एक्सट्रैक्शन कर सकता है, किस जगह पे कौन जा सकता है, वो है UN क्लोज। UN क्लोज ने एक बॉडी बनाई है इंटरनेशनल सीबेड ऑथोरिटी, जो कि मैनेज करती है किसको? ये सीबेड से रिलेटेड, मतलब ये जो डीप सी जो है वहाँ पे जो माइनिंग जो है उनसे रिलेटेड कुछ भी काम होगा उसको कौन मैनेज करेगी? ये ऑथोरिटी। तो इसने अभी डेडलाइन जो है कि क्या जो रूल्स होंगे रिलेटेड टू डीप सी माइनिंग बाय द ईयर 2025 ये क्या कर देगी? ला देगी, लेकिन अभी तक आए नहीं है कि क्या रूल्स होंगे, किस जगह पे कौन एक्सट्रैक्शन कर सकता है, अभी कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं हुआ है। UN क्लोज ओवरसाइट को हाई सीज मिनरल वेल्थ इज डिजिग्नेटेड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये जो हाई सी, मतलब बहुत ज़्यादा सी के अंदर जाके दूर दूर इलाके में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो सभी के लिए है, मतलब कॉमन है वो हेरिटेज। किसके लिए? मैनकाइंड। मतलब ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर एक नेशन की है, दूसरे नेशन की है, क्योंकि हमारा जो रीजन रहता है, जैसे कोई भी नेशन होगा उसका रीजन कितना होगा सी में, उसका कितना हक है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 अकॉर्डिंग टू UN क्लोज आप अपने जगह से 200 नॉटिकल माइल, जैसे आपका किलोमीटर होता है वैसे नॉटिकल माइल होता है, मतलब पानी में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, अराउंड 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक आप मिनरल्स जो भी है एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, उस जगह में जो फिशरीज है उनको यूज कर सकते हो, उसके आगे आपका कोई राइट नहीं है। तो उसके आगे अब सी तो बहुत सारा, बहुत बड़ा है, सी तो वास्ट है, तो वो जो एरिया है वहाँ पे डीप सी में जो भी पाए जाएंगे मिनरल्स वो क्या होंगे? कॉमन होंगे सभी के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर नेशन के नहीं होंगे, कॉमन है वो। हालांकि कुछ कुछ ऐसे भी नेशंस है जिनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर उनको ये मिनरल्स मिल जाते हैं, इट्स गुड फॉर देम, वो कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन वहाँ से। बेनिफिट्स क्या है? देखिए डीप सी माइनिंग जो हम कर रहे हैं इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, हम दोनों की बात करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, देखिए जो क्रिटिकल मिनरल्स जो है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉर स्मार्टफोन्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो मिनरल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं डीप सीज में। अल्टरनेटिव टू लैंड माइनिंग, अब देखिए अगर आप लैंड माइनिंग करते हैं, मतलब जमीन की वहाँ से खदान निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, तो आपको डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, लोगों का हैबिटेट लॉस होगा, वहाँ पे कई सारी स्पीशीज जो होगी वहाँ पे रहने वाली वो डिस्टर्ब होगी, जगह जाएगी। तो डिफोरेस्टेशन और फ्रेश वाटर कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए मतलब हम क्या करते हैं? डीप सी माइनिंग का यूज करते हैं कि जो लैंड पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो लैंड डिस्टर्ब हो रही है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? डीप सी में माइनिंग करते हैं। कंट्रोल्ड लेबर कंडीशंस, देखो ऑफशोर माइनिंग could reduce human rights violations seen in land based mining। देखो ऑफशोर माइनिंग से क्या होगा कि लैंड पे अगर आप माइनिंग कर रहे हो, जैसे मानो कोई एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा ना, अगर वहाँ पे माइनिंग करेंगे तो वहाँ पे उनको नुकसान होगा। तो ऑफशोर माइनिंग इसका एक अच्छा सब्सटीट्यूट है। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, देखो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव लैंड रिजर्व पे रिलायंस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि डिमांड फॉर कोबाल्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 400 to 600%, मतलब it is expected that by the year 2040 the demand of cobalt would be increase up to, मतलब 4 से 6 गुना इंक्रीज हो जाएगी किसकी डिमांड? कोबाल्ट की बाय 2040। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एवरी नेशन इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, मतलब हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्लीन एनर्जी के लिए हमें ऐसे मेटल्स का यूज करना पड़ेगा जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना करे तो उसके लिए हम कोबाल्ट की तरफ जाएंगे। और ये कहीं में आता है? डीप सी में ही मिलता है ये, मतलब मोस्टली वहीं मिलता है। तो इसकी डिमांड जब इंक्रीज होगी तो आगे आने वाले टाइम पे इसकी रिलायंस बढ़ेगी। हाई रिसोर्सेज कंसंट्रेशन, और अगर हम पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को देखें तो ये कम प्लेस पे बहुत सारा मेटल हमको एक साथ मिल जाता है, मतलब ऐसा कि हाई कंसंट्रेशन रहता है रिसोर्स का।
ऐसा नहीं कि थोड़ा यहाँ है फिर बहुत दूर है, ऐसा बिखरा हुआ रहेगा, एक जगह पे आपको बहुत सारा कंसंट्रेशन मिल जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ डीप सी माइनिंग, और वी कुड से नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं डीप सी माइनिंग के। देखिए पहला तो इकोलॉजिकल डैमेज, सबसे बड़ा फिजिकल डिस्टर्बेंस जो है, जो ओशन का मरीन इकोसिस्टम है, अगर आप वहाँ पे कोई मशीन चलाएंगे, वहाँ पे आप लाइट भी भेजेंगे, मशीन भी चालू करेंगे, वैक्यूम भी आप चला रहे हैं वहाँ से, उसके बाद कुछ पोल्यूशन भी होगा वहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि जो मरीन लाइफ है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्रेजाइल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है और मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। कभी नई स्टडी से पता चला है कि जहाँ पे 8 मीटर की ही, मतलब 8 मीटर वाइड की जो डीप सी माइनिंग हुई थी पैसिफिक ओशन में, वहाँ की स्पीशीज जो है अभी 44 ईयर्स तक भी रिकवर नहीं हो पाई है। मतलब जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही थी, माइनिंग की वजह से वो खत्म हो गई और अप टू 44 ईयर्स मतलब अभी तक क्या है, वो रिकवर नहीं हो पाई, वापस से नहीं आ पाई है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्पीशीज लॉस, मेनी डीप सी स्पीशीज आर रेयर, तो कई सारी स्पीशीज क्या है, रेयर है, मतलब बहुत कम पाई जाती है। स्लो रिप्रोड्यूसिंग, मतलब उनका रिप्रोडक्शन भी इतनी जल्दी नहीं होता है कि बहुत जल्दी मान लो खत्म हो गए तो फिर से नहीं आ जाएगी बहुत जल्दी, स्लो रिप्रोड्यूसिंग है। एंड नोड्यूल डिपेंडेंट, मतलब जो नोड्यूल्स हम बाहर निकाल रहे हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है कई सारी, अब वो तो हमने निकाल लिया तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो माइनिंग की वजह से एक्सटिंक्शन के भी चांसेस है कि जो स्पीशीज डिपेंडेंट थी नोड्यूल्स पे, या इनकी वजह से माइनिंग की वजह से उनका जो हार्म हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है। नाउ फूड चेन डिस्ट्रप्शन, देखो वेस्ट प्लूम्स कैन अफेक्ट फिश स्पीशीज। हमने क्या करा है, निकाला मटेरियल को, ऊपर हमने प्रोसेसिंग की और वेस्ट को वापस से डिस्चार्ज कर दें इन द ओशन। तो वेस्ट है, वेस्ट में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फिश स्पीशीज को भी क्या कर सकता है, ये अफेक्ट कर सकता है, जो कि हमारे यहाँ फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन पैसिफिक आइलैंड नेशंस। तो देखिए फिश अगर खत्म होती है, फिश कम होती है, तो फूड चेन को डिसरप्ट करती है। वो फूड चेन आप समझते हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड है, दूसरा उसके तीसरे के ऊपर, तो बीच में से अगर एक भी खत्म हो जाता है तो इट कैन डिसरप्ट अवर फूड चेन और डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा हमारे इकोसिस्टम पे, इकोलॉजी पे, और हम पे भी इम्पेक्ट करेगा वो। कार्बन साइकिल थ्रेट, देखो डिस्टर्बेंस ऑफ डीप सी लाइफ कैन रिड्यूस ओशियंस कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। देखो अगर डीप सी लाइफ में अगर डिस्ट्रप्शन होगा तो वहाँ की जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, मतलब अभी जो कार्बन वगैरह रिलीज हो रहा था उसको एब्जॉर्ब कर लेते वहाँ की लाइफ जो है, जो भी वहाँ पे प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है, बट अभी उनके खत्म होने की वजह से कार्बन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो कार्बन का जो मतलब एक तरीके से कार्बन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सोशल इनइक्विटी, देखो बेनिफिट्स मोस्टली किसके पास जाएंगे, जो डेवलप्ड नेशन से, जो प्राइवेट पर्सन से, कॉरपोरेशन से, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके पास जाएंगे, हर किसी के पास इसका बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाएगा। तो दीज आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डीप सी माइनिंग। इफ वी टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन वी डू इन फ्यूचर, तो क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक पॉज एंड रिसर्च फर्स्ट, मतलब हमें क्या करना चाहिए, एक पॉज मतलब एक तरीके से रिसर्च करना चाहिए पहले कि किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, उससे वहाँ पे कौन कौन सी मरीन लाइफ है, किसको डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम उसको पहले से सेफ लाइफ मतलब सेफ पहुँचाएं उनको, कि उनको कोई नुकसान ना हो, और हम वहाँ पे माइनिंग भी कर लें। मतलब पूरी तरीके से पहले रिसर्च करें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। Impose a precautionary moratorium until robust ecological data is available, मतलब प्रिकॉशन के साथ करना है हमें, वरना हम पता चले कि हम करने गए वहाँ पे डीप सी माइनिंग और वहाँ की स्पीशीज खत्म हो गई और हमें ही फ्यूचर में उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। डेवलप इंक्लूसिव रेगुलेशन, मतलब ISA जो है, सीबेड अथॉरिटी जो है, उसको एक ट्रांसपेरेंट इन्फोर्सिएबल लॉज विद इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के साथ, मतलब ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे रेगुलेशंस बनाने चाहिए जो कि क्या हो, इक्विटेबल हो, सबको बराबर अधिकार पहुंचाए, बराबर शेयरिंग मिले, ट्रांसपेरेंट और इन्फोर्सिएबल लॉज हो। प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, देखो बैटरी जो है रिसाइकलिंग उसको बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े, जो है एक बार एक्सट्रैक्ट हो गए उनको ही बार बार यूज़ कर ले। रिकवर मिनरल्स फ्रॉम ई वेस्ट, मतलब जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन गए हैं, जो स्मार्टफोन्स बन गए हैं, तो उनसे जो वेस्ट निकल रहा है उनमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट करके वापस से प्रोडक्ट में यूज़ कर ले, ताकि ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। एक्सप्लोर अल्टरनेट टेक, हमें इन मिनरल्स के अलावा कुछ और पे शिफ्ट होना चाहिए, जैसे कि सोडियम आयन बैटरीज हो गई, LFP मतलब लिथियम आयरन
वाली बैटरीज हो गई, लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली बैटरीज हो गई, उन पे हमें क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, ताकि ये वाले जो मेटल्स है इनको हमें ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, मतलब ये कोबाल्ट निकल की नीड को फुलफिल कर पाए और इनकी नीड को कम कर पाए। ग्लोबल कोलैबोरेशन, देखो सभी को मिलके, सारे स्टेक होल्डर, साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट है जो कर रहे हैं यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, पॉलिसी जो बनाते हैं, कोस्टल नेशंस जो है, सभी को वर्क करना चाहिए और हमें वर्क करना है टुवर्ड सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस, है ना। सस्टेनेबल, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। देखिए जो हमारा जो SDG जो है, इसका गोल नंबर 14 रिलेटेड है ओशन का, ओशन से, कि ओशन का हमें सेफ यूज़ करना है, तो उसको हमें फुलफिल करना है, उसका ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इट शुड बी सस्टेनेबल। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम फ्यूचर जनरेशन को खतरे में डाल दें, हमें हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करना है, तो सस्टेनेबल होना चाहिए। कंक्लूजन, डीप सी माइनिंग देखो प्रेजेंट से पैराडॉक्स, प्रॉमिस कर रहा है रिसोर्सेज फॉर ग्रीन एनर्जी, मतलब ग्रीन एनर्जी के लिए रिसोर्सेज तो हमें दे रहा है, बट साथ ही साथ इट इज क्रिएटिंग रिस्क फॉर इकोलॉजिकल डैमेज, मतलब इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है साथ में। द वर्ल्ड मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक एम्बिशन विथ प्लानिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वर्ल्ड को फोकस करना है कि हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो ले रहे हैं, बट साथ में हमारा जो प्लानिट है, जो अर्थ है, इसके इकोसिस्टम को भी हम ध्यान में रखें कि इसको खतरे में ना डालें। ओनली अ साइंस लेड, इक्विटेबल एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच ही क्या करवा सकती है, ओशन इकोसिस्टम को बचा सकती है और ग्लोबल के एनर्जी गोल्स को भी फुलफिल करवा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीप सी माइनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा क्या होता है डीप सी माइनिंग, कैसे होता है, क्यों ज़रूरत है, आगे आने वाले टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ने वाली है और इन्वायरमेंट को किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। तो दिस ऑल वी हैव स्टडीज इन दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।